नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार एक बार फिर आप लोगों का क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं जिस महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह वरन न केवल हमारे देश बल्कि सुदूर विश्व में भी इतिहास के काले पन्नों के स्याही के रूप में अंकित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने महत्वपूर्ण विषय प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध का नाम सुनते ही चाहे कोई भी हो, उसके अंदर एक विडंबना, कष्ट और अलग ही अनुभूति प्रतीत होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इसी टॉपिक से। युद्ध चाहे वो महाभारत का रहा हो, महर्षि महाकवि वेद व्यास जी द्वारा रचित, या फिर पानीपत भारत के खानवा का युद्ध रहा हो, या फिर कहीं और सुदूर देशों में विश्व स्तर पर विश्व युद्ध रहा हो। यह लोगों के वर्चस्व को तो दिखलाती ही है, इसमें जय पराजय होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें जिस प्रकार से क्षति होती है, वरन न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक रूप से भी तनाव बना रहता है, जो कि आज अभी के दौर में रूस और यूक्रेन के बीच देखा जा रहा है। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर विश्व मानचित्र जो कि राजनीतिक है, आपको छाया प्रतीत होता होगा। तो आप देखिए और इसी की मानचित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास भी करेंगे कि कैसे आखिरकार इसका शुरुआत। सबसे पहले हम पुनर्जागरण का अर्थ समझ लेते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे जिन्हें अर्थ समझना हमारे लिए अहम हो जाता है। पहले बात करते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या होता है? पुनः माने फिर से, जागरण माने जागरूकता। जब कहीं किसी समाज के विचारों में नए रूप से धार्मिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक, मानसिक नए विचार उत्पन्न होते हैं, उसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। ये तो हुई पुनर्जागरण की बात। एक होता है औपनिवेश। उपनिवेश, जब कोई देश, जैसे कि हम जानते हैं कि 200 वर्षों तक ये आप छोटा सा देश देख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड, लंदन, ये हमारे देश भारत पर, इतना बड़ा भारत, इस पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, और इसके पहले भी शासन होता आया है। जैसे महाभारत में जब धृतराष्ट्र अपने महामंत्री संजय से प्रश्न करते हैं कि आखिरकार युद्ध होता ही क्यों है, क्योंकि सब जानता है कि एक दिन इस धरती, इस धरा, इस भूमि को छोड़कर जाना है, फिर ये युद्ध होता क्यों है? तो संजय ने जवाब दिया, महाराज, यह धरती या फिर ये जगत, ये प्रकृति कभी स्थिर नहीं रह सकती। इसमें जीवन मरण, लाभ हानि, जय पराजय, साम्यावस्था कभी हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट हमारा शरीर कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि स्थिरता केवल मौत के बाद ही आती है। ठीक उसी प्रकार जगत में भी विचरण बना रहता है, और भूमि अर्जित करना या फिर किसी पर शासन करना, यह उसके वर्चस्व को दिखलाता है, उसके बहादुरी को दिखलाता है। तो यही बात अभी ये 200 वर्षों तक इन लोग अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन किया और अपने तरह से उसमें बदलाव लाए। तो इन्हीं को हम उपनिवेश करते हैं। जब कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करके या फिर जैसे भी उस देश पर अपना शासन थोपता है, उसे हम उपनिवेश कहते हैं। तो ये हुआ उपनिवेश की बात। तो नया वाला मैप है, तो आपको ये जो मानचित्र दिखाई दे रहा है, ये नए तरीके से बनाया गया है। लेकिन इसके पहले साम्राज्य के, अगर पहले इतिहास में जाकर हम देखें, तो दूसरे प्रकार का मानचित्र दिखाई देता है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखलाई दे रहा है। हमारा विश्व राजनीतिक मानचित्र है, इसी के माध्यम से हम समझेंगे। एक देख लीजिए, ये है देश तुर्की, जिसके हम ऑटोमन साम्राज्य के नाम से इतिहास में जानते थे। ये केवल इतना रह गया है क्योंकि उस समय बहुत ही ये कजाकिस्तान और पाकिस्तान, यमन, ओमान
तक फैला हुआ था। इसे हम ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जानते थे। और दूसरा है ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम से लगा के फ्रांस, जर्मनी, इसे हम वेजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जानते थे। हुआ क्या, ये तुर्की जो साम्राज्य आप देख रहे हैं, ये ऑटोमन साम्राज्य अपनी विस्तारित नीति के यूरोप के जो वेजेंटाइन साम्राज्य थे, जो यूरोप वाले हिस्सा उस समय की जो वेजेंटाइन की राजधानी थी कुस्तुनतनिया के विद्वान इटली भागकर, ये आप देख रहे होंगे इटली, ये है इटली जिसकी राजधानी है रोम, इटली भाग गए। अतः वहाँ नए नए आविष्कार और विकास की लहर दौड़ पड़ी। तो हुआ क्या उस समय कि जो ऑटोमन साम्राज्य था, जिसे ये तुर्की अभी बचा है, ये क्या किया कि ये जो जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन सब दिख रहे हैं ना, ये वेजेंटाइन साम्राज्य हुआ करता था। तो ऑटोमन साम्राज्य ने वेजेंटाइन साम्राज्य पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य विस्तारित करने का नीति अपनाई और उसको इस हद तक खदेड़ा कि यहाँ केवल मात्र, जैसे कहा जाता है ना कि ये भारत है, भारत की दिल क्या है, नई दिल्ली। तो आप जानते हैं कि दिल्ली, मुंबई, ऐसे कोलकाता, मद्रास, ऐसे बड़े बड़े महानगरों में ही विद्वान लोग, प्रशिक्षित लोग अधिकतर रहा करते हैं, ऐसा माना जाता है। उसी प्रकार ठीक इटली में अधिकतर जितने भी यहाँ के वेजेंटाइन साम्राज्य के विद्वान लोग थे, वे भागकर कहाँ चले गए, इटली। और भागकर इटली गए और नए नए तरीके, नए नए आविष्कार और विकास की मानो लहर ही दौड़ पड़ी। अब आप ही सोचिए कि आपके गांव में अभी देखिए गांव पिछड़ा नहीं है, लेकिन उसकी ऐसी एक सोच है रूढ़िवादी, उसमें इतने धारणाएं हैं कि आज भी आप देखिएगा गांव में छुआछूत की बहुत ज़्यादा, मतलब आप एक हद तक देखिएगा ना कि शहरों का कल्चर और ग्रामीण परिवेश में, रूरल एरिया में आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है कि नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ के लोग जो गाँव हो, मान लीजिए शहर में जो बस्तियाँ होती हैं, उसके ठीक विपरीत गाँव में लोग एक दूसरे से सामाजिक या फिर भावनात्मक तौर पर बहुत अधिक हद तक जुड़े रहते हैं। चलिए, वो तो हुई गांव की बात। मेरे कहने का मतलब ये कहने का यही सेंस है, आप समझिए कि यहाँ के जो बहुत सारे कारीगर, विद्वान और अलग अलग तरह के जो नए नए तरह के जो सामाजिक उदारक थे, वे दौड़कर कहाँ जाए, भागकर, अब तो लखेत दिया, खरीदे दिया वहाँ से, तो भागकर इटली चले गए। और इटली में क्या हुआ कि नया नया कारीगरों को काम करने का भी मौका मिला, साथ ही वहाँ पर उद्योग, नए नए धंधे स्थापित हुए, पेंटिंग का वहाँ पर। अब उनको ये होता था कि अपनी कारीगरी दिखाते थे, चूँकि वहाँ पे लोग शुरू में आपको पता होगा कि वहाँ पर अलग अलग तरह के पेंटिंगें बनाई जाती थी और बहुत ज़्यादा उसका मान लीजिए कि उन्हें उससे पैसा मिलने लगा, तो वे उस धंधे में लग गए। जिसको जो जैसे उसको मिला, अपना कारीगरी दिखाकर वहाँ पर नए नए चीज़ों का आविष्कार करते रहा। और आविष्कार करने से हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि पुनर्जागरण स्थापित हुआ। हमने बताया ना कि नए नए विचारों का उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार वहाँ का जो धर्म था, वहाँ का जो वर्ग था, दो वर्गों में विभाजित हो गया। क्योंकि एक तो वर्ग होता था जो बहुत ही जैसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता था, जिसे हम औद्योगिक वर्ग करते थे, और दूसरा होता था मजदूर वर्ग। आप भी जानते हैं कि जहाँ पर औद्योगिकीकरण ज़्यादा होता है तो वहाँ पर लोग दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो आप यहाँ आपके समक्ष जो नक्शा है, आप उससे यही समझिएगा कि ये जो इटली है और फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के भावनाओं में और सामाजिक रीति रिवाजों, आर्थिक में तरह तरह के बदलाव होने लगे। और एक होते थे मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने फादर के प्रति, वहाँ के जो पादरी वर्ग थे वो बहुत ही कुलीन माने जाते, कुलीन मतलब बड़े बड़े लोग, तो उनके खिलाफ क्या किया, प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन का काम कर दिया। अब इस समय ईसाई धर्म में दो धर्म में बढ़ गया, जैसे कि एक कैथोलिक होता था, दूसरा था प्रोटेस्ट। ठीक है, तो हमने तो बता दिया कि जैसे कि वहाँ पर नए नए औद्योगिकी का विकास होने लगा, इस कारण वहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई। अब एक दूसरे को हराने के चक्कर में लोग तरह तरह की उनकी नैतिक पतनें भी होने लगी।
अब जानते ही हैं ना, अब जहाँ पर धन संपत्ति और जहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखिए अध्यात्म एक तरह से ना, ऐसे भारत में तो दोनों चीज़ें हैं। आप अध्यात्म का अधिक होना भी, किसी चीज़ का भी हद से अति होना बहुत ख़राब होता है। तो अभी एक चीज़ देखिए कि वहाँ पर बहुत तरह के बदलाव हुए, उसमें औद्योगिकी हुआ तो उसमें आर्थिक परिवर्तन भी आए, और आर्थिक परिवर्तन होने के बाद नैतिक पतन भी चालू हो गया, क्योंकि एक देश दूसरे देश पर शासन करके अपना वर्चस्व कायम करने में लग गया। और शासन, देखिए उपनिवेश का अर्थ ये होता है कि जब कोई देश अपने तरीके से कोई बदलाव करता है दूसरे देश के ऊपर, अपना मतलब कि अपना शासन प्रणाली स्थापित करता है, तो उसे औपनिवेश कहते हैं। वहाँ पर आपको बता दें कि यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो वहाँ हर महीने झगड़ा होता था। ऐसा कोनो दिन नहीं बीता था, ऐसा कोई भी समय नहीं बीता था जहाँ वहाँ झगड़ा न हो। आपको पता है कि उस समय जो यूरोप है लगभग 850 टुकड़ों में विभाजित था। अकेले है जर्मनी, आप जर्मनी देख रहे हैं ना, जर्मनी अकेले, आप जूम करके भी देख सकते हैं, अकेले जर्मनी 300 टुकड़ों में था। और इन सबों को मार काट के एक किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, लगभग 13 भागों में इसको, अब उसने 13 भागों तक सीमित कर दिया। और नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी आपको मैं बताता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। ब्रिटेन वाला शुरू से चालाक था सब, काहे से कि इन अधिकतर, इसीलिए तो नेपोलियन इन सबों को बनियों का देश कहा था। लेकिन क्या हुआ ना कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के टुकड़ों को तो एकत्रित कर रहा था, लेकिन वो ब्रिटेन से उलझ गया। अब ब्रिटेन से उलझ गया, इसी का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन वालों ने उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? सेंट हेलेना द्वीप पर। और वहीं पर उसकी कब्र साबित हुई, वहीं पर उसकी वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन फिर भी इसने एक तरह से इन यूरोप वासियों को एक संदेश दे दिया था। क्या दिया था संदेश? कि अगर हम एकत्र हो जाएं तो हम किसी भी देश पर भारी पड़ सकते हैं। अतः उसे पुनः एकीकरण का क्या कहा जाता है? संदेशवाहक कहा जाता है। यूरोप का एकीकरण का संदेशवाहक नेपोलियन को माना जाता है।